नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री के चैप्टर में आज अपन इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीसो कंपाउंड्स, स्पेसिफिक रोटेशन, रेसिने मिक्सचर, थ्रियो एंड इरीथ्रो कंपाउंड्स। तो वन बाय वन अपन इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कायरलिटी की, कि कायरलिटी क्या होती है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता है वो कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उसका ये फिनोमिनन कायरलिटी कहलाती है। ध्यान रहे, जब किसी कार्बन परमाणु के चार भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों, जैसे यहां पर ए बी सी डी, चार भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों, तो वो निश्चित रूप से कायरल स्पीशीज होंगी। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों वो ही कायरल हो। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मेथिल और ये एथिल, यानी नाइट्रोजन के तीन डिफरेंट ग्रुप अपन जोड़ दिए, एक लोन पेयर है, तो ये भी कायरल ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता है वो हमेशा कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और सभी कायरल ऑब्जेक्ट्स में आरएस नोमेनक्लेचर अप्लाई किया जा सकता है या अन्य नोमेनक्लेचर अप्लाई किया जा सकता है, मतलब कुछ ना कुछ नाम उसका आएगा, आर अथवा एस या कुछ और भी नाम हो सकते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं, जैसे ये एलिन का कोई डेरिवेटिव है, ये वाला, इसमें कोई ऐसा कार्बन एटम नहीं है जिसके चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, लेकिन ये भी अपने आप में कायरल स्पीशीज है, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज में सुपर इंपोज नहीं होता। अब मिरर इमेज में सुपर इंपोज नहीं होता, इसको देखने का सिंपल सा तरीका है कि हम इसका मिरर इमेज बनाएं, फिर उसके ऊपर सुपर इंपोज करें, इसमें टाइम लगेगा। आपको जो मैंने पिछले वाले वीडियोज में बताए हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में, आप तो इसमें इन्वर्जन सेंटर चेक कीजिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए। बीएससी लेवल पे आपको दो ही सिमेट्री एलिमेंट चेक करने हैं, इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं होना चाहिए और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं हैं तो वो निश्चित रूप से कायरल होगा, अर्थात ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है अपने पास। लेकिन यदि अपने पास इस तरह का कंपाउंड हो, जैसे ये सी, ये यहां पे H, यहां पे Br, ये Br और यहां पर ये CH3, लेकिन इसको हम देखेंगे तो ये अकायरल कहलाएगा। क्यों? कि ये अपने मिरर इमेज में सुपर इंपोज हो जाएगा। या दूसरे तरीके से मैं कहूं कि इसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं जैसे ये कार्बन और इसके एक H और एक Me मान लूं, तो एक Br नीचे होगा और एक Br ऊपर। ये Br ऐसे कट जाएंगे, एक Br ऊपर एक Br नीचे, तो ये ऐसे कट गए। मेथिल का मिरर इमेज H नहीं है, यानी मेथिल के सामने मेथिल नहीं है, H है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर से तो नहीं है। लेकिन इधर से यदि काट दें तो ये मेथिल कट जाएगा और ये H कट जाएगा ऐसे, तो Br का मिरर इमेज Br बन गया, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये अकायरल कंपाउंड होगा। कैसा होगा? अकायरल कंपाउंड। तो इस प्रकार से अपन कायरल और अकायरल कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट लेते हैं वो लेंगे अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे, तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज, और उसका ये फिनोमेनन क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास मान लो ये लाइट की एक बीम जा रही है और ये सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, तो जो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हो, यानी सभी जो इसके क्या है फोटॉन्स हैं, उनकी
जो एनर्जी है वो समान है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जो वेव्स आ रही हैं इसमें जितनी भी छोटी छोटी और वेव्स हैं, मतलब एक बड़ी वेव जो वेव है अपने पास, वो बहुत सारी वेव्स का क्या होता है कि समूह होता है, तो सभी वेव्स की क्या है वेवलेंथ सेम है, तो भी क्या होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जाती है तो वो सभी तलों में कंपन करती है, जैसे इस तल में भी कंपन कर रही है, ऐसे भी कंपन कर रही है, ऐसे भी। लेकिन जब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी निकोल प्रिज्म से गुजार दें, तो ये निकोल प्रिज्म इससे गुजार दिया हमने, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब जैसे इधर से लाइट आ रही है, इसमें से गुजारा, तो ये जो लाइट है वो इसी एक ही तल में कंपन करती है, तो हम इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी स्पीशीज से सॉल्यूशन से गुजारें और वो सॉल्यूशन उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे, तो हम उसे क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसका फिर क्या कहेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई लाइट है और इस लाइट को आपने कहां से गुजार दिया, निकोल प्रिज्म से गुजार दिया, तो निकोल प्रिज्म से गुजारते ही ये अपने को क्या मिल गई, एक ही तल में कंपन करने वाली लाइट मिल गई, जिसको अपन ने क्या कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट। और जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी सॉल्यूशन से गुजारेंगे, किससे, किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन उससे गुजार दिया, तो यदि ये प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गई थोड़ी सी, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कैसा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गए तो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और वो किधर भी नहीं मुड़े तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और वे स्पीसीज या वे आइसोमर्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ते हैं, हम उन्हें डी आइसोमर्स और प्लस आइसोमर्स कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ते हैं उन्हें हम एल और माइनस आइसोमर्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, डी और प्लस सेम ही चीजें हैं, मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप डी लिख दीजिए या प्लस लिख दीजिए, एल लिख दीजिए या माइनस लिख दीजिए। ध्यान रहे जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो सब के सब कायरल भी होते हैं, लेकिन सभी कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी भी प्रदर्शित करें ये जरूरी नहीं है। जैसे यदि किसी कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, ए बी सी डी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये कायरल स्पीसीज भी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी प्रदर्शित करेगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज भी है। लेकिन यदि मैं इस नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड ले लूं, तो ये जो कंपाउंड है ये कायरल तो है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों कि इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस प्रकार का जो नीचे जाता है, ये क्या हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें इन्वर्जन की प्रवृत्ति होती है, तो ये ग्रुप ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये ऐसे हो गया एक तरह से। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन था ये जब चेंज हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यदि इसका नाम अभी आर आ रहा है तो इन्वर्ट होने के पश्चात इसका नाम एस आएगा, यानी हमारे को क्या मिलेगा, रेसिविंग मिक्सचर मिलेगा। और रेसिविंग मिक्सचर के जो प्लेन पोलराइज की स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, अर्थात ये कायरल तो है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ध्यान रहे सभी ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज कायरल होती है, लेकिन सभी कायरल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है, तो यह ध्यान रखना है अपने। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हो गया अपना, ये हो गया मीसो कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो मीसो कंपाउंड्स की बात इसी पेज पे कर लेते हैं। कोई भी स्पीसीज जिसमें 2 अथवा 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हों, जैसे यहां पर ये मेथिल, ये H, ये OH, ये मेथिल OH, वे स्पीसीज जिनमें 2 अथवा 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हों या किरेल सेंटर्स हों और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होती हैं, और वे क्या कहलाती हैं, मीसो कंपाउंड्स कहलाते हैं।
तो मीसो कंपाउंड्स क्या हो गए? जिनमें दो अथवा दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स पाए जाते हैं, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। किसमें? फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि फिशर प्रोजेक्शन इस प्रकार से ड्रॉ करूं कि आपको प्लेन नजर आए। तो दो अथवा दो से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, किसमें? फिशर प्रोजेक्शन जो अपन ड्रॉ करते हैं। और ये सदैव ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और ये अकायरल होंगे। क्या होंगे? अकायरल। ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप में अकायरल है, हालांकि इसमें कायरल सेंटर्स है ये वाला। तो ऐसा भी नहीं है कि जिस स्पीशीज में कायरल सेंटर्स हो गए वो हमेशा क्या होगी? ओवरऑल कायरल होगी, वो ओवरऑल अकायरल भी हो सकती है। तो मीसो कंपाउंड्स क्या हो गए? दो अथवा दो से ज्यादा कायरल सेंटर रखने वाली स्पीशीज जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं वो मीसो कंपाउंड्स कहलाती हैं। अब अपन बात, अच्छा मीसो कंपाउंड के बारे में एक बार पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर दो ही कायरल सेंटर है तो एक का नाम यदि आर आ रहा है तो दूसरे का नाम निश्चित रूप से एस आएगा, या इसका एस आ रहा है तो इसका नाम, इसका एस आ गया तो इसका आर आ जाएगा, यदि दोनों के नाम क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन की। तो स्पेसिफिक रोटेशन मैथमेटिकली कैलकुलेट इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें एक तो जो वेवलेंथ काम में लेते हैं वो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल्स टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दिए गए पदार्थ के सॉल्यूशन ने कितने डिग्री से रोटेट किया है उसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज अल्फा। और जैसे आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां से डाली और यहां से निकली, तो इस सैंपल ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय जो आपने सॉल्यूशन लिया है, या तो उसकी आप कंसंट्रेशन लिख दें या फिर डेंसिटी लिख दें। तो यहां पर अपन कंसंट्रेशन लिख देंगे किसमें? जैसे आपने 20 ग्राम 100 ml में लेगा तो 20 ग्राम पर 100 ml हो गया अपने पास, या फिर डेंसिटी। तो इस प्रकार से जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो टेम्परेचर, वेवलेंथ, सब्सटेंस की नेचर, पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन या डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? यदि अपने पास D 50% जो डी आइसोमर है किसी भी कंपाउंड का, और उसी कंपाउंड का 50% एल आइसोमर ले लें, तो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आता है वो कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो 50% डी और 50% एल, ध्यान रहे एक ही कंपाउंड के लेने हैं, एक ही कंपाउंड के दोनों आइसोमर, 50% डी वाला 50% एल वाला, तो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। और ये सदैव क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा अपने पास। अगर अपन दो अलग अलग कंपाउंड के 50-50% ले ले, जैसे मान लो 50% अपन ने ग्लूकोज का आइसोमर ले लिया, ग्लूकोन डी वाला, और 50% अपन ने फ्रुक्टोज का डी वाला आइसोमर ले लिया, एल वाला सॉरी, तो 50% डी 50% एल, लेकिन अलग अलग कंपाउंड के ले लिए, तो आप उसे रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे, वो सिंपली मिक्सचर हो गया अपने पास। तो रेसिमिक मिक्सचर में एक ही कंपाउंड के होने चाहिए अपने पास, एक डी आइसोमर एक एल आइसोमर। मान लीजिए डी आपने 60% ले लिया और ये 40% ले लिया, ये 60% और ये 40%, तो जो डी का आधिक्य है वो कितना हो गया? 20%। और ये जो किसी एक स्टीरियो आइसोमर की एक्सेस अमाउंट है, और वो भी एनेंटियोमर्स में, वो कहलाती है एनेंटियोमेरिक एक्सिस। तो एनेंटियोमेरिक एक्सिस कितनी हो जाएगी इस वाले केस में? 20%। तो इस प्रकार से अपन एनेंटियोमेरिक एक्सिस भी निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं थ्रियो और इरिथ्रो कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए थ्रियो और इरिथ्रो क्या होते हैं अपने पास। अगर अपने पास किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर होते हैं, हाँ ना, दो कायरल
और इसमें मान लीजिए दोनों कायरल सेंटर्स पर एक एक समूह तो ये जुड़े हैं, एक पे सी एक पे डी, इनका कुछ भी मीनिंग हो सकता है पर दोनों समान ही होने चाहिए। इधर हो ए, इधर हो बी, इधर हो ए, इधर हो बी, तो इसे कहते हैं अपन इरिथ्रोआइसोमर। और यदि अपने पास ये वाली स्थिति हो ए और ये बी इधर और ए इधर, तो ये कहलाएगा अपने पास थ्रियोआइसोमर। तो ध्यान रहे ये वाले ग्रुप क्या होने चाहिए अपने पास, डिफरेंट होने चाहिए। ये ग्रुप जो इस कायरल सेंटर के पास दो है वैसे ही इस कायरल सेंटर के पास दो होने चाहिए। अगर वो दोनों आमने सामने हो गए अपने पास फिशर प्रोजेक्शन में तो इरिथ्रो कहते हैं, और अलग अलग है तो अपन उसे थ्रियो कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे थ्रियो हो और चाहे इरिथ्रो हो, ये क्या होते हैं, हमेशा कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स भी होते हैं। तो आज हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।